Good morning students, welcome to the TSN school. Today we'll continue with our last chapter, chapter 3rd, an empire across 3 continents, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था रोमन साम्राज्य के बारे में जो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। उसके सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था, साथ ही उसकी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा था। नाउ कम टू पेज नंबर 60, द अर्ली एम्पायर। द रोमन एम्पायर कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 2 phases, early and late, divided by the 3rd century as a sort of a historical watershed between them. In other words, the whole period down to the main part of the 3rd century can be called the early empire and the period after that the late empire. तो रोमन साम्राज्य का जो आरंभिक काल है उसे हम मुख्य रूप से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे अर्ली और लेट के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों को बांटने वाली 3rd सेंचुरी का टाइम पीरियड था बीच में, जिसने उसे 2 ऐतिहासिक भागों में बांटा। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये 3rd सेंचुरी का मेन पार्ट यानी काफ़ी ज़्यादा हिस्सा उसका अर्ली एम्पायर के नाम से जाना जाता है, जबकि उसकी बाद का समय लेट एम्पायर के नाम से जाना जाता है। द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द 2 सुपर पावर एंड देयर रेस्पेक्टिव empire was that the Roman Empire was culturally much more diverse than that of Iran. The Parthian and later the Sassanians, the dynasty that ruled Iran in this period, ruled over a population that was largely Iranis. The Roman Empire, by contrast, was a mosaic of territories and cultures that were chiefly bound together by a common system of government. Many languages were spoken in the empire, but for the purpose of administration, Latin and Greek were the most widely used, indeed the only languages. The upper classes of the east spoke and wrote in Greek, those of the west in Latin, and the boundaries between these broad language area run somewhere across the middle of the Mediterranean between the African provinces of Tripolitania, and which was Latin speaking, and Cyrenaica, Greek speaking. All those who lived in the empire were subject of a single rule, the emperor, regardless of where they lived in and what language they spoke. तो जो सुपर पावर्स थी दोनों, उनमें अगर डिफरेंस देखा जाए तो मेन ये था कि जो रोमन है उसकी जो कल्चर है या उसका जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग संस्कृति से थे, तो अधिक डाइवर्स था काफ़ी ज़्यादा, जबकि जो ईरानी है उनमें ऐसा नहीं था। और उसमें जो रहने वाले लोग थे या जिन्होंने रूल किया उनमें से अधिकतर ईरानी नहीं थे, जबकि रोमन एम्पायर में अलग अलग कल्चर के लोगों ने, अलग अलग संस्कृति के लोगों ने वहाँ पर शासन किया था। तो इसका एक कॉमन देख सकते हैं, वहाँ का जो राजनीतिक या जो सामाजिक स्तर है उसको सब अलग अलग संस्कृतियों से मिला जुला रूप था। ईरान में मेनली 2 कह सकते हैं कि शासन लोगों ने किया, जो 2 अलग अलग जातियों से जिनमें थे वो थे पर्थियन या फिर उनके बाद में ससानियंस। इन 2 मुख्य रूप से इन जातियों ने शासन किया जो कि ईरानी थे। लेकिन रोमन जो साम्राज्य है, रोमन एम्पायर है, उसमें काफ़ी अलग अलग संस्कृतियों की वजह से एक कॉमन उसका मिक्सचर मिलता है, जिसमें जो सरकार थी वो एक कॉमन सिस्टम की गवर्नमेंट से रूल करती थी। वहाँ पर कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस से 2 ही लैंग्वेज मेन थी, जिनमें ग्रीक और लैटिन भाषा का यूज़ होता था। और इनके जो बोलने वाले हैं वो भी अलग अलग प्रदेशों से थे। जैसे जो अपर क्लास है ईस्ट में, वो लोग ग्रीक बोलते थे, जबकि वेस्ट में लैटिन बोली जाती थी। और इन दोनों को एक मेडिटेरेनियन जो भूमध्य सागर है वो एक बॉर्डर का काम करता था इन दोनों को बांटने का। जो भूमध्य सागर उनके बीच में था,
इसी तरह जो अफ्रीका है उसके त्रिपोलितानिया में वहाँ के लोग जो थे वो लैटिन भाषा का यूज़ करते थे, जबकि साइरेनाइका में यूनानी या ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती थी। और रोमन साम्राज्य में चाहे लोग कहीं भी रहते हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, लेकिन वो प्रजा थे जो भी वहाँ का रूलर होता था, शासक होता था, उसी के अधीन माने जाते थे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाला हो, चाहे कहीं भी रहता हो। नाउ नेक्स्ट, the regime established by Augustus, the first emperor, in 27 BC was called the Principate. Although Augustus was the sole ruler and the only real source of authority, the fiction was kept alive that he was actually only the leading citizen, princeps in Latin, not the absolute ruler. This was done out of the respect for the Senate, the body which had controlled Rome earlier in the days when it was a republic. तो सबसे पहला जो इसका शासक माना जाता है वो अगस्टस है, जो कि 27 BC ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने रोमन साम्राज्य की स्थापना की और इन्हें प्रिंसिपेट के नाम से जाना जाता है, प्रिंसिपेट भी उन्हें कहा जाता है। वैसे तो ये ओनली रियल सोर्स ऑफ अथॉरिटी माना जाता है इन्हें, लेकिन फिर भी एक फिक्शन जो को अलाइव रखने के लिए, फिक्शन को काल्पनिक जो कथा है उसे अलाइव रखने के लिए उन्हें एक लीडिंग सिटीजन के नाम मानना है उसने अपने आप को, ताकि जो काल्पनिक फिक्शन है उसे अलाइव रखा जा सके, जबकि वह मेन होता था रूलर। और ऐसा उसने सीनेट के लिए रेस्पेक्ट दिखाने के लिए किया था। और सीनेट एक वह बॉडी है या वह संस्था है जो जिसमें रोम के जो वेल्दियर फैमिलीज थी उसके लोगों का एक ग्रुप था जिसे सीनेट के नाम से जाना जाता है। और ये संस्था तब बहुत ज़्यादा पावर में थी जबकि रोम रिपब्लिक था। नाउ हियर इज़ द टर्म ऑफ रिपब्लिक। इट मीन्स Republic was the name for a regime in which the reality of power lay with the Senate, a body dominated by a small group of wealthy families who formed the nobility. In practice, the Republic represented the government of the nobility, exercised through the body called the Senate. The Republic lasted from 509 BC to 27, when it was overthrown by Octavian, the adopted son and heir of Julius Caesar, who later changed his name to Augustus. Membership of the Senate was for life, and wealth and office holding counted for more than birth. तो जो रिपब्लिक है वो एक शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, गणतंत्र जिसे कहते हैं। इसमें जो सत्ता या शासन करने की जो पावर होती है वो एक सेनेट नाम के ग्रुप में होती है, जो कि कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जो वेल्दियर फैमिली होती है। तो जो रोम के वेल्दियर फैमिली थी, जो धनवान व्यक्ति थे, उनसे बना हुआ एक ग्रुप था और इसमें शासन की सत्ता निहित थी, जिन्हें नोबिलिटी या जिन्हें अभिजात वर्ग कहा जाता है, उनका एक ग्रुप था। और ये 509 से लेकर 27 BC तक फॉर्म में रहा। उसके बाद ऑक्टेवियन ने शासन में आने के बाद में इसे ख़त्म कर दिया और ये जो ऑक्टेवियन है वो अडॉप्टेड सन या दत्तक पुत्र था जूलियस सीजर का और उसका उत्तराधिकारी था। उसने सीनेट व्यवस्था को ख़त्म करके उसकी जगह प्रिंसिपेट को शुरू किया। और जो सीनेट था उसमें वेल्थ या फिर ऑफिस होल्डिंग मेन था, जबकि जन्म से कोई अभिजात या सेनेटर नहीं बनता था। नाउ नेक्स्ट, द सीनेट had existed in Rome for centuries and had been and remained a body representing the aristocracy. Then it is the wealthiest families of Roman and later Italian descent, mainly landowners. Most of the Roman histories and survive in Greek and Latin were written by people from a senatorial background. For this, it is clear that emperors were judged by how they behaved towards the Senate. The host empires
were those who were hostile to the senatorial class, behaving with suspension or brutality and violence. Many senators yearned to go back to the days of the republic, but most must have realized that it was impossible. तो जो सीनेट होती थी उसका शासन पर नियंत्रण होता था, तो ये संस्था कई शताब्दियों तक, कई सेंचुरीज तक इसका अस्तित्व रहा था। उसके बाद में तो ये ऐसी संस्था थी जिसमें अभी बताया था मैंने कि जो रोम के जो वेल्दियर फैमिली है उनका इसमें प्रभुत्व होता था, मेन वो लोग होते थे। और पहले इनमें रोमन होते थे, उसके बाद में आगे चलकर जो इटालियन डिसेंट है उन वो लोग भी इसमें शामिल होते गए, जो कि मुख्य रूप से लैंडओनर्स थे, जमींदार थे। और जो रोमन हिस्ट्री है वो इन्हीं लोगों में से ज़्यादातर ने इन्हीं लोगों के द्वारा लिखी गई है। जो भी बुक्स हमें मिलती है या जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो इन्हीं लोगों में के द्वारा लिखे गए हैं, जो कि लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो इस बात से ये भी क्लियर होता है कि जो एम्परर्स थे वो उनको सेनेट की नज़र से देखा जाता था कि उनका बिहेवियर उनको अच्छा या बुरा बताता था, कि उनका जो सम्राट है, जो एम्परर है, उनका बिहेवियर है उनके साथ में अच्छा होता था तो वो अच्छा शासक माना जाता था, और जिनका बुरा होता था या ऐसे शासक जो उनको संदेह की दृष्टि से देखते थे या उनके लिए बहुत ही ब्रुटैलिटी रखते थे या वायलेंस रखते थे, हिंसा करते थे उनके प्रति, तो वो बुरे शासक माने जाते थे। कई जो सेनेटर्स थे वो चाहते थे कि जो पुराने दिन थे जिसमें सेनेट की प्रमुखता थी, मेन माना जाता था, वो दिन वापस से आए, ऐसा कुछ सेनेटर चाहते थे। जबकि उनमें से काफ़ी जो लोग थे वो मानते थे कि ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा मुश्किल है। नाउ next to the emperor and the senate, the other key institution of imperial rule was the army. Unlike the army of its rival of the Persian Empire, which has a conscripted army, the Roman had a paid professional army where soldiers had to put in a minimum of 25 years of service. Indeed, the existence of a paid army was a distinctive feature of the Roman Empire. The army was the largest single organized body in the Roman Empire, and it certainly had the power to determine the fate of empires. The soldiers would constantly agitate the better wages and services condition. This agitation often took the form of mutinies if the soldiers felt let down by their generals or even the emperor. Again, our picture of the Roman army depends largely on the way they were portrayed by historians with senatorial sympathies. The senators hated and feared the army because it was a source to often unpredictable violence, especially in the tense condition of the 3rd century when government was forced to tax more heavily to pay for its mounting military expenditures. रूलर और जो एम्परर है और जो सीनेट है, उसके अलावा जो थर्ड इंस्टीट्यूट है वो शाही जो आर्मी थी, इम्पीरियल आर्मी, वो रोल प्ले करता था जो साम्राज्य है, एम्पायर है, उसमें। रोमन हिस्ट्री में इसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन या एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में माना जा सकता है इसे, क्योंकि यहाँ के जो सैनिक थे उन्हें पेड प्रोफेशनल्स थे, एक व्यावसायिक थे एक तरह से, जिन्हें पे किया जाता था और इनको मिनिमम 25 ईयर्स तक अपनी सर्विस में रहना होता था। जबकि जो इनके राइवल्स थे वहाँ पर्शिया में कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी थी, यानी कि वहाँ ज़बरदस्ती लोगों को सैनिक बनाया जाता था। हियर इज़ अ टर्म conscripted. A conscripted army is one which is forcible recruited military services is compulsory for certain groups of categories of the population. तो वो जो रोम
के अलग जो राइवल है ईरान, वहाँ पर लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था। कुछ जो समूह है, जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, उनकी कैटेगरीज के कुछ लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था, इसीलिए इसे कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी कहा गया है। जबकि रोम में बाकायदा पे किया जाता था, वहाँ पर एज अ व्यावसायिक सेना या पेड प्रोफेशनल जिसे कहा जा सकता है, उन्हें रखा जाता था, उन्हें पे किया जाता था और साथ ही 25 ईयर तक उन्हें मिनिमम अपनी सर्विसेज देनी होती थी। तो जो सैनिक थे उसमें 6 लाख मेंबर्स थे या सैनिकों की बनी हुई सेना थी, जो शाही सेना के नाम से जानी जाती थी। और ये इसका एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर कह सकते हैं इसे, या उसकी जो शाही रोमन साम्राज्य है, एम्पायर है, उसकी बहुत ही खास विशेषता थी ये। यहाँ पर क्योंकि सेना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती थी, सम्राट और जो सीनेट है उनके साथ साथ, तो यहाँ पर जो सैनिक है, जो सोल्जर्स हैं, उनकी कई बार झगड़े भी होते थे या फिर आंदोलन भी करते थे। अगर उन्हें बेटर वेजेस और सर्विसेज नहीं मिलती थी तो वो कई बार राजा के अगेंस्ट भी क्रांति जिसे कह सकते हैं, वो भी कई बार वहाँ पर हो जाती थी। और इसी तरह सैनिक विद्रोह का भी रूप ले लेते थे ये जो मिटनीस थी वो। यहाँ अगर देखा जाए तो सेना का बहुत बड़ा रोल होता था। तो जो सेनेटर हैं वो उनसे घृणा करते थे, उनसे डरते भी थे साथ ही, क्योंकि सेना का जो व्यवहार है वो अनप्रिडिक्टेबल होता था। तो ये कब अचानक से हिंसा पर उतर आए और वहाँ पर राजा को ही अपने पद से हटा दे, तो इस तरह की कई बार सिचुएशन हो जाती थी। और ये बहुत टेंस सिचुएशन भी थी बीच में, जब 3rd सेंचुरी के समय में, जब सरकार ने सेना का जो खर्चा है उसको नियमित करने के लिए, उस खर्चे को बेटर सेवा देने के लिए आर्मी के लिए लोगों पर टैक्स बढ़ा दिए थे। तो उसकी वजह से एक बहुत ही टेंस सिचुएशन उस समय बन गई थी।